आप सभी लोगों ने आश्रम का सीजन 2 तो देख ही लिया होगा। अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और एक्सप्लेन करेंगे आश्रम सीजन 3 का पार्ट नंबर 1। कहानी की शुरुआत होती है पम्मी से, जो कि बाबा के गुंडों से बचती फिर रही थी और उसका साथ अक्की दे रहा होता है। पम्मी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, बाबा और भोपा को खत्म करना। दूसरी तरफ निराला को देखते हैं जो खुश होता है क्योंकि हुकुम सिंह उसे सीएम बनने की खुशी में एक पुराना पैलेस गिफ्ट करता है ताकि वहाँ सत्संग हो सके। पर निराला भोपा से कहता है कि अगर मुझे पम्मी नहीं मिली तो ये सब मिट्टी के बराबर है। ये देखकर समझ आता है कि बाबा निराला पम्मी के प्यार में पागल हो चुका है। भोपा अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि कहीं से भी पम्मी को ढूंढ कर लेकर आओ। पम्मी और अक्की पुलिस की नाकाबंदी देखकर जंगल में छुप जाते हैं। भोपा अपनी पूरी ताकत लगा देता है उनको ढूंढने के लिए, पर दोनों बच निकलते हैं। दूसरी तरफ टिक्का सिंह बाबा के लिए कॉन्सर्ट्स करता है जिसमें उनके लड्डू खा के लोग पागल हो चुके थे। भोपा बाबा के पास आता है तो निराला कहता है, मेरे पास आज पूरा राज्य है, दुनिया की सारी ताकत है, लेकिन सिर्फ वो लड़की नहीं है। मुझे पम्मी चाहिए किसी भी हाल में। भोपा ये सुनकर समझ जाता है कि बाबा सच में पागल हो गया है। वहीं भोपा की मुलाकात विपुलैया नाम के एक बिजनेसमैन से होती है जिनकी पूरी फैमिली बाबा की भक्त थी। विपुल की बेटी को नशा लग चुका था और जैसे ही वो आश्रम पहुंचती है लड्डू खाने लगती है। विपुल भोपा से कहता है कि उन्हें बाबा का आशीर्वाद चाहिए क्योंकि लगता है कि उनकी बेटी पे कोई बुरा साया है। साध्वी कहती है कि आप अपनी बेटी को आश्रम में छोड़ दीजिए, बाबा फुर्सत में आएंगे तो इसका इलाज कर देंगे। विपुल मान जाता है। इधर हुकुम सिंह आश्रम आकर पूछता है कि मैंने कहा था कि सभी पद बताओ, पर तुमने एक भी लिस्ट नहीं दी और 1 महीना हो गया है। भोपा उसे एक लिस्ट देता है जिसमें हर पोस्ट की प्राइस लिखी होती है जो करोड़ों में होती है। हुकुम शॉक्ड हो जाता है कि बाबा लोग मिनिस्ट्री भी बेच रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं पाता। दूसरी तरफ सुंदरलाल हुकुम सिंह के खिलाफ नारा लगाता है ताकि उसकी सरकार गिर जाए। पम्मी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और अक्की टेंशन में आ जाता है कि क्या करें। पुलिस हर जगह लगी होती है तो वो भेष बदलकर पम्मी को डॉक्टर के पास ले जाता है। दवाई लेने के वक्त वो अपना डेबिट कार्ड यूज कर लेता है जिसका अलर्ट पुलिस के पास चला जाता है। अक्की नताशा को कॉल करके पैसे भेजने के लिए कहता है। नताशा समझाती है कि कार्ड यूज करने से पुलिस तुम्हें ढूंढ लेगी, ये कार्ड फेंक दो और उजागर तुम्हें कैश दे देगा। अक्की तुरंत पम्मी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। पुलिस थोड़ी देर बाद वहाँ पे पहुँचती है पर तब तक अक्की और पम्मी निकल चुके होते हैं। जंगल में पम्मी का बुखार दवाई लेने के बाद उतर जाता है। फिर जब वो ढाबे पर खाना खा रही होती है तब न्यूज पे देखती है कि भोपा ने बयान दिया है कि वो पम्मी के भाई और पिता का अंतिम संस्कार करने वाला है। इसके साथ ही उसने दोनों की मौत का इल्जाम पम्मी पे डाल दिया होता है। ये देखकर पम्मी रोने लगती है। भोपा पुलिस को कह चुका होता है कि पम्मी अपने भाई और पिता के अंतिम संस्कार पे जरूर आएगी, वहाँ उसे पकड़ना होगा। पुलिस भी तैयारी शुरू कर देती है। फिर शक्ति और उसके पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, लेकिन वहाँ पुलिस वालों को कहीं भी पम्मी नजर नहीं आती और हम देखते हैं कि सबके चले जाने के बाद पम्मी और अक्की चीता के पास आकर बैठे होते हैं। उसी टाइम अक्की के फोन पर उजागर का कॉल आता है, लेकिन अक्की तुरंत फोन ऑफ कर देता है। हालांकि इतनी देर में पुलिस को अक्की की लोकेशन पता चल जाती है जो चीता के पास ही शो हो रही थी। तब जल्दी से पुलिस वहाँ पहुँचने लगती है और ये बात साधु उजागर को भी पता चल जाती है। उजागर भी पम्मी को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहीं अक्की और पम्मी बोट में बैठकर उस पार जाने लगते हैं। फिर जब अक्की उजागर से बात करने के लिए अपना फोन ऑन करता है तो उजागर कहता है कि पुलिस वाले वहां पहुंचने वाले हैं, तुम जल्दी निकल जाओ और ये फोन वहीं फेंक दो। अक्की वैसा ही करता है और थोड़ी देर में पुलिस वाले वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें कहीं भी पम्मी और अक्की नहीं मिलते क्योंकि वो पहले ही निकल चुके थे। जब निराला को ये पता चलता है कि पम्मी पुलिस के हाथों से बच गई तो वो कहता है कि मुझे कैसे भी करके पम्मी मेरे पास चाहिए और उसे एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। गुस्से में निराला अपने फार्म हाउस चले जाता है। तब भोपा से साध्वी कहती है कि बाबा पम्मी के चक्कर में पागल हो रहे हैं, क्यों ना विपुल की लड़की को बाबा के पास भेज दें, शायद इससे वो खुश हो जाए। भोपा मान जाता है। इसके बाद साध्वी विपुल की बीवी को कॉल करके कहती है कि आज बाबा आपकी बेटी का काला साया हटा देंगे, इसलिए आपकी बेटी को हम अपने साथ ले जा रहे हैं। फिर साध्वी उस लड़की कोमल को लेकर बाबा के पास आती है और कहती है कि ये लड़की बहुत परेशान है, आप ही इसे ठीक कर सकते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और निराला उसके साथ भी रेप कर देता है। फिर जब साध्वी कोमल को लेकर आश्रम में आती है तो वहाँ उसके माँ बाप पहले से ही मौजूद होते हैं। कोमल को इस हाल में देख वो डर जाते हैं, लेकिन साध्वी कहती है कि अभी इसका काला साया हटा नहीं है, इसलिए वो ऐसी दिख रही है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। अब अगले दिन हम संगीता नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने भाई को लेने आश्रम में आई थी। असल में उसका भाई यहाँ सेवक का काम करता था, लेकिन वो पूरी तरीके से नशे में डूब चुका था और अपने परिवार से भी मिलना तक नहीं चाहता था। तब संगीता अपने पापा के साथ वापस लौट जाती है। वहीं पुलिस को पता चल चुका था कि अक्की से उजागर ही कॉल पर बात कर रहा था, इसलिए वो उजागर का फोन टैप कर लेते हैं ताकि अक्की तक
पहुंच सके। उजागर जब थाने में होता है तो संगीता वहां आकर बताती है कि आश्रम वालों ने उसके भाई को अंदर कैद कर लिया है और मिलने भी नहीं देते। उसकी माँ अपने बीमार बेटे को देखना चाहती है। ये सुनकर उजागर उनकी कंप्लेंट लिखवा देता है। इधर हुकुम सिंह के पास दिलावर आता है और उसकी खूब बेइज्जती करता है, क्योंकि बाबा के कहने पर ही दिलावर को टेक्सटाइल मिनिस्टर बनाया गया था, लेकिन दिलावर चाहता था कि उसे रेवेन्यू मिनिस्टर बनाया जाए। हुकुम सिंह कहता है कि इसके लिए 1 करोड़ रुपए देने होंगे। ये सुनकर दिलावर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। आश्रम में हम बबीता को देखते हैं, जिसे अब निराला ने इंचार्ज बना दिया था, लेकिन ये बात भोपा को पसंद नहीं आती। तभी दिलावर भोपा से मिलने आता है और रेवेन्यू मिनिस्टर बनने की मांग करता है, पर भोपा मना कर देता है और कहता है कि पहले पैसे लाओ फिर बात करेंगे। ये बात बबीता सुन लेती है और दिलावर से कहती है कि अगर वो चाहे तो ना सिर्फ खुद बल्कि बाकी साथियों को भी मिनिस्टर बनवा सकती है, लेकिन उसे हर किसी से आधी पार्टनरशिप चाहिए। दिलावर मान जाता है। वहीं हम विपुल को देखते हैं, जिसे इस बार बाबा के कहने पर 250 करोड़ का टेंडर मिला था। वो बहुत खुश था, लेकिन उसकी पत्नी बताती है कि जब से कोमल बाबा के पास से आई है वो बहुत दुखी रहती है। तभी कोमल कहती है कि बाबा ने उसके साथ गलत काम किया है। ये सुनकर विपुल के होश उड़ जाते हैं और उसे लगता है कि उसकी बेटी पागल हो गई है, क्योंकि बाबा ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगले दिन बाबा जब अपनी आरती के टाइम आते हैं तो उनके सामने संगीता का भाई एकदम से गिर जाता है और ज्यादा नशा करने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वहाँ बैठे सेवक कहने लगते हैं कि बाबा के आशीर्वाद से उसे मोक्ष मिल गया। हालांकि इस घटना से निराला को झटका लगता है कि कोई उसके सामने ऐसे मर गया। पोस्टमार्टम के बाद नताशा बताती है कि मौत हार्ट अटैक से हुई है, जो किसी भी वजह से हो सकती है। ये सुनकर संगीता और उसके पापा रोने लगते हैं और कहते हैं कि इस बाबा ने हमारे भाई को मार डाला। इसके बाद आश्रम के बाहर बड़े मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि संगीता भी बड़े मोहल्ले की ही रहने वाली थी, और हंगामा शुरू हो जाता है। तब संगीता और उसके पापा को आश्रम में बुलाया जाता है और उनका मुंह बंद करने के लिए निराला करोड़ों रुपए दे देता है। संगीता की कुश्ती की फंडिंग भी वही देगा, जिसे सुनकर संगीता और उसके पापा मान जाते हैं। दिलावर बबीता को अपने साइन किए गए एग्रीमेंट दे देता है, जिसमें लिखा होता है कि बबीता उसके प्रॉफिट की आधी हिस्सेदार होगी। बबीता एक बिजनेसमैन से बात करती है और उसे होटल में मिलने के लिए बुलाती है। यहाँ समझ आता है कि ये आदमी बबीता का पुराना क्लाइंट है। बबीता उसे कहती है कि अगर उसे इस स्टेट में बिजनेस करना है तो कुछ मंत्री उसकी जेब में होने चाहिए, इसलिए वो उसे 300 करोड़ रुपए की डिमांड करती है, ताकि दिलावर के बाकी साथियों को भी मंत्री पद मिल सके। दूसरी तरफ भोपा के कहने पर पुलिस वाले पम्मी की बस्ती के लोगों को उठा ले जाते हैं, ताकि पम्मी सामने आए। ये न्यूज चैनल पर भी दिखाया जाता है, जो देखकर पम्मी को बहुत दुख होता है। रात में जब अक्की सो रहा होता है तो पम्मी छुपके से आकर अपनी बस्ती में भाग आती है और पुलिस को सरेंडर कर देती है, ताकि बस्ती के लड़कों को छोड़ दिया जाए। पर वहाँ बस्ती के लोग पम्मी को देखकर कहने लगते हैं कि बाबा निराला एक ढोंगी है, और वो पम्मी से कहते हैं कि तू हिम्मत मत हार, हम उस बाबा की सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। ये कहकर वो लोग पम्मी को वहाँ से भगा देते हैं और पम्मी वापस अक्की के पास आकर सो जाती है। अगले दिन निराला और भोपा बात कर रहे होते हैं कि उन्हें कैसे भी करके ड्रग्स की सप्लाई बढ़ानी होगी, क्योंकि उन्हें और पैसा कमाना है। वहीं हम देखते हैं कि एक जंगल में टीका का मैनेजर अफीम की खेती के बारे में डिस्कस करने के लिए एक बिजनेसमैन को लेकर आता है। टीका और मैनेजर सीधा भोपा के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने अफीम की खेती के लिए एक बढ़िया तरीका ढूंढ निकाला है, जो बाबा को भी पसंद आएगा और प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। भोपा ये सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन टीका कहता है कि दिक्कत ये है कि इस खेती के लिए वही जंगल का एरिया चाहिए जिसमें पहले फैक्ट्री बनने वाली थी। इस बात पर भोपा अपना दिमाग लगाता है और रात में पुरानी मूर्तियां लेकर उन्हें उस जगह पर गड़वा देता है जहाँ पहले फैक्ट्री बन रही थी। अगले दिन ये न्यूज हर जगह फैल जाती है कि आश्रम के अवशेष जंगल में खुदाई के दौरान मिले हैं। निराला वहाँ आता है और कहता है कि ये जगह मेरे आश्रम से जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे ये सरकार से वापस चाहिए। हुकुम भी सबके सामने ये ऐलान कर देता है कि ये जमीन अब निराला की होगी, यानी भोपा का प्लान काम कर गया। इसके बाद कोमल का बर्थडे होता है, जिसमें सब एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक कोमल बेहोश हो जाती है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। विपुल की बीवी कहती है कि अब हमें बाबा के खिलाफ एक्शन लेना होगा, और विपुल भी ये मान जाता है। जब कोमल थोड़ा ठीक होती है तो उसकी माँ उसे सीधा पुलिस स्टेशन ले जाती है, ताकि बाबा के खिलाफ FIR लिखवाया जा सके, लेकिन पुलिस FIR लिखने से मना कर देती है। ये बात जब उजागर को पता चलती है तो वो कोमल से मिलने पहुंच जाता है और माँ बेटी को लेकर अपने दोस्त के पुलिस स्टेशन जाता है। उजागर के कहने पर वहाँ FIR लिख ली जाती है और कोमल सब कुछ बता देती है कि निराला ने कैसे उसके साथ गलत काम किया है। लेकिन जब लेडी कांस्टेबल उजागर के दोस्त से पूछती है कि अब आगे क्या करना है, तो वो FIR पर एक्शन लेने से डरता है। उजागर कहता है कि तू बस FIR पड़ी रहने दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। ये बात जब भोपा को पता चलती है कि विपुल की बीवी ने FIR लिखवा दी है तो वो गुस्सा हो जाता है और
और कहता है कि इसे कैसे भी दबाना होगा। माइकल कहता है कि एक डीआईजी बलवंत सिन्हा है, अगर उसे यहाँ ट्रांसफर करवा दिया जाए तो ये केस दबा दिया जाएगा। भोपा तुरंत काम में लग जाता है और बलवंत का ट्रांसफर यहीं करवा देता है। अब विपुल को मिले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द कर दिए जाते हैं और जो पैसा एडवांस में मिला था वो भी लोग उससे मांगने लग जाते हैं। विपुल पूरी तरीके से टूट जाता है। ये सब देखकर साधु उजागर को बताता है कि विपुल को हर तरीके से दबाया जा रहा है। उजागर नताशा के साथ सीधा डीआईजी से मिलने जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर पता चलता है कि पुराने डीआईजी का ट्रांसफर हो गया है और नया डीआईजी कोई और नहीं, नताशा का एक्स हस्बैंड बलवंत सिन्हा है। नताशा उसे देखकर गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि ये एक करप्ट ऑफिसर है जो बाबा के लिए यहाँ पर आया है। वहीं विपुल को निराला कॉल करता है और उसे धमकाता है कि अब आगे उसके साथ क्या होने वाला है। थोड़ी देर बाद बलवंत एक फोटो देखता है और कहता है विपुल का परिवार बिना कुछ एक्शन लिए इस दुनिया को छोड़ गया। ये सुनकर नताशा के होश उड़ जाते हैं और पता चलता है कि विपुल, उसकी बीवी और बेटी ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था, हम बाबा के अत्याचार से तंग आ गए थे। लेकिन हम समझ पाते हैं कि ये सब बलवंत का ही करा धरा था जो उन्हें बार बार डरा रहा था। इधर हुकुम सिंह ने अपनी फ्रेंड सोनिया को लंदन से बुलवा लिया था जो एक ब्रांडिंग एक्सपर्ट थी। हुकुम चाहता था कि सोनिया उसकी और उसकी स्टेट की ब्रांड इमेज सुधारे, जिसमें सोनिया मान जाती है। रात में नताशा एक लेटर लिखती है, वो भी उजागर के लिए, जिसमें वो लिखती है, बलवंत यहाँ पर आ चुका है और वो मुझे जीने नहीं देगा चैन से। मेरी वजह से तुम्हें भी परेशान करेगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। वो अपनी मेड को देकर चली जाती है। उजागर इससे काफी दुखी हो जाता है और बलवंत पर गुस्सा भी। तभी उसका दीदी का कॉल आता है जो कहती है कि पापा रिटायर हो रहे हैं, इसलिए तुझे पार्टी में आना ही होगा। उजागर मान जाता है। इधर पम्मी को बबीता जाती नजर आती है तो उससे मिलने पहुंच जाती है। वो चुपके से कहती है कि हमें आश्रम का नक्शा चाहिए क्योंकि हम निराला को खत्म करना चाहते हैं। बबीता कहती है कि जो हो सकेगा वो करेगी। दूसरी तरफ सोनिया अपने स्टेट को इम्प्रूव करने के प्लान सबको बताती है, पर मिनिस्टर्स बोलते हैं कि निराला के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। सोनिया शॉक्ड रह जाती है कि हुकुम सिंह सीएम होने के बावजूद भी निराला की सुन रहा है। हुकुम सोनिया को बताता है कि कैसे बाबा के ऑर्डर्स को फॉलो करने पड़ते हैं। सोनिया कहती है कि वो मदद करेगी और बाबा से सारे ऑर्डर्स अप्रूव भी करवा देगी। सोनिया अब एक साध्वी के कपड़े पहनकर सीधा आश्रम पहुंचती है और निराला से मिलती है। निराला उसे देखते ही अट्रैक्ट हो जाता है। सोनिया उसकी तारीफ करती है जो निराला को पसंद आता है। बबीता भी निराला से मिलती है और कहती है कि रेवेन्यू मिनिस्टर का पोस्ट दिलावर को दे दो क्योंकि उसने 100 करोड़ अरेंज कर दिए हैं। निराला मान जाता है। बाद में निराला हुकुम और सोनिया से मिलता है। सोनिया उससे कहती है कि वो उसकी इमेज एक भगवान की तरह बना सकती है। निराला को ये सुनकर मजा आ जाता है। दूसरी तरफ उजागर अपने पापा की रिटायरमेंट पार्टी में आता है। उसका बड़ा भाई कहता है कि तू इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्वाइन कर ले क्योंकि कनेक्शंस स्ट्रॉन्ग है। उजागर एग्री करता है। पहले ही दिन ऑफिस जाकर देखता है कि उसका सीनियर निराला का भक्त है। ये देखकर वो टेंशन में आ जाता है, लेकिन जब वो उससे मिलता है तो अविनाश कहता है कि ये सिर्फ एक ड्रामा है, असल में वो भी निराला के पीछे पड़ा है। उजागर ये सुनकर खुश हो जाता है। आश्रम में भोपा इन्वेस्टर्स के साथ ड्रग्स का बिजनेस शुरू करने की प्लानिंग कर रहा होता है। उसी दिन सोनिया निराला को अपने जाल में फंसा लेती है। बाद में भोपा निराला को वार्न करता है कि अगर ज्यादा उड़ोगे तो बुरी तरीके से गिर जाओगे। साथ ही वो बताता है कि सोनिया एक फ्रॉड है जो पहले भी 100-200 करोड़ का स्कैम कर चुकी है, पर निराला इग्नोर कर देता है। सोनिया और हुकुम निराला का मजाक उड़ा रहे होते हैं, पर सोनिया अपना काम शुरू कर देती है, निराला को एक भगवान बनाने का। ये चालाकियां काम कर जाती है और निराला की पॉपुलैरिटी और बढ़ जाती है। नए आश्रम का भी काम स्टार्ट हो जाता है। एक दिन निराला अपने नए अवतार में लोगों को दर्शन देता है और एक अपाहिज को ठीक कर देता है जो एक नाटक होता है। उजागर अक्की से मिलने जाता है और देखता है कि पम्मी वहाँ नहीं है। वो समझ जाता है कि वो कहाँ गई होगी। निराला अपने नए आश्रम का इनॉग्रेशन करने जंगल पहुँचता है, पर वहाँ सुंदरलाल प्रोटेस्ट कर रहा होता है। तभी पम्मी आती है और निराला पर गोली चला देती है। अक्की उसे बचाने के लिए उजागर के साथ भगा ले जाता है। निराला को आश्रम वापस लेकर जाया जाता है क्योंकि उसके कंधे पर गोली लग चुकी थी। सोनिया कहती है कि बाबा को कुछ नहीं होना चाहिए वरना हमारा नुकसान हो जाएगा। हुकुम बोलता है कि सुंदरलाल सही कर रहा है वरना निराला पूरा जंगल हड़प लेगा। सुंदरलाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा होता है कि वो जंगल काटने नहीं देगा। तभी उसके एक आदमी को गोली मार दी जाती है। ये देखकर सुंदरलाल शॉक हो जाता है। भोपा उसे धमकाने पहुंचता है और कहता है कि अगर ज्यादा बोला ना तो अगली गोली तुझे भी लग सकती है। उजागर अपने भाई से बात करके पम्मी और अक्की को दिल्ली भेजने का प्लान बना लेता है, पर रात के बीच पम्मी मना कर देती है।
दोनों अपनी नई पहचान के साथ एक छोटी सी बस्ती में छुप जाते हैं। दूसरी तरफ जब मलान अपने जंगल वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है तब सीएम के मारे गए आदमी का एक दोस्त आता है और गुस्से में मलान को मार देता है। ये सुनकर निराला शॉक हो जाता है और भोपा को कहता है कि मुझे इसका बदला लेना है। भोपा तुरंत एक्शन लेता है और उस आदमी को मार डालता है। इधर उजागर अपने सीनियर ऑफिसर अविनाश के पास जाकर उससे बताता है कि बाबा ने वो जंगल की जमीन हड़प ली है और वहाँ कुछ तो प्लानिंग चल रही है, इसलिए हमें एक सीक्रेट एजेंट को भेजना चाहिए, जिस पर अविनाश मान जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी कविता से शादी के लिए मिलने आता है और उससे खूब बातें करता है। इसके बाद वो मौका पाकर आश्रम में सेवादार भी बन जाता है। तब यहाँ हमें पता चलता है कि ये आदमी उजागर ने ही भेजा है, जिसका नाम कृष्णा है और वो आश्रम पर नजर रख रहा है। आज टीका से भोपा कहता है कि अब तेरे प्रमोशन का टाइम भी आ चुका है और वो उसे इस राज्य का यूथ मिनिस्टर बना देता है। ये सुनकर टीका बहुत खुश हो जाता है कि अब उसके पास भी पावर होगी। अगले दिन निराला की बीवी बन्नो से मिलने आती है और आते ही कहती है कि अब मुझे मेरे बेटे को भी मंत्री बनाना है ताकि हम भी पावर में रहकर राज कर सके। ये सुनकर निराला मना कर देता है क्योंकि उसका बेटा अभी 18 साल का भी नहीं हुआ था। तब गुस्से में बन्नो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद बन्नो सीधा हुकुम सिंह से मिलती है और उसे कहती है कि निराला के खिलाफ मेरे पास काफी सबूत है जो आपके काम आ सकते हैं, लेकिन इसके बदले में आप मेरे बेटे को मंत्री पद दे दीजिए। तब हुकुम कहता है कि आपका बेटा अभी छोटा है, मैं आपको पद दे देता हूँ। ये सुनकर बन्नो खुश हो जाती है। 2 दिन बाद सारे मंत्रियों के शपथ समारोह होती है, जहाँ बन्नो को शपथ लेते देख भोपा चौंक जाता है कि इन्हें मंत्री किसने बना दिया। तब हुकुम कहता है कि मुझे लगा था आपको अच्छा लगेगा, लेकिन भोपा कहता है कि आपने ये गलत किया, पर अब कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद बन्नो अपनी कुर्सी पर बैठते ही घोटाला करना शुरू कर देती है। वहीं आज जिस बस्ती में पम्मी और अक्की रह रहे थे वहाँ एक ऑफिसर आता है जो बताता है कि आपके एरिया से हमें कई सारी चिट्ठियाँ मिली हैं कि यहाँ काफी गंदा पानी आता है और सफाई भी नहीं होती, इसलिए हम सही करने आए हैं। ये सुनकर पम्मी को आइडिया आता है कि क्यों ना मैं अलग अलग नाम से हर ऊंचे अधिकारी को चिट्ठी लिखकर बाबा की करतूत के बारे में बताऊं, शायद इससे मुझे न्याय मिल जाए। इसके बाद पम्मी चिट्ठियाँ लिखना शुरू कर देती है और रोज अक्की उसे पोस्ट करता है, लेकिन दिनों तक इसका कोई फायदा नहीं होता और पम्मी ने हर बड़े बड़े अधिकारी और जज तक चिट्ठियाँ भेज दी थी। वहीं आश्रम में उजागर के आदमी ने कविता को अपने जाल में फंसा लिया था और वो हर जगह नजर भी बनाया हुआ था। फिर एक दिन आश्रम में निराला से मिलने वही बिजनेसमैन आता है जिसे टीका का मैनेजर लाया था ड्रग्स बिजनेस के लिए। तब वो वहाँ पूरा नक्शा दिखाता है कि हम खेती करके ड्रग्स कैसे बनाएंगे और ये ड्रग्स विदेशों में भी बेचा जाएगा, जिससे पैसा ही पैसा होगा। तब निराला कहता है कि ये कंपनी टीका और उसके मैनेजर के नाम होगी क्योंकि सारी मेहनत इनकी ही है। ये सुनकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। हालांकि बाबा का प्लान था कि अगर कभी वो फंसे तो कंपनी इन दोनों के नाम से होने से बाबा पर आंच नहीं आएगी। फिर जब ये बिजनेसमैन जा रहा होता है तब कृष्णा उनकी बातें सुन लेता है और वो अविनाश को पूरी खबर बता देता है। इसके बाद उजागर को अविनाश बताता है कि जो बिजनेसमैन निराला से मिल रहा है उसका नाम हैरी है और वो बहुत पुराना ड्रग डीलर है, यानी वहाँ बाबा ड्रग्स का काम चलाने वाला है। तब ये लोग सबसे पहले हैरी को उठा लेते हैं और उससे सारा सच उगलवाते हैं। फिर ये लोग उसी के बिहाफ पर टीका और उसके मैनेजर को भी उठा लेते हैं और उन्हें निराला के खिलाफ गवाही देने को कहते हैं, क्योंकि ये ड्रग्स की कंपनी उन्हीं के नाम से रजिस्टर्ड थी और जिससे जेल उन्हीं को होगी और निराला बच जाएगा। इसलिए उजागर कहता है कि सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है, अगर तुम निराला का नाम कोर्ट में ले लोगे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। ये सुनकर दोनों टेंशन में आ जाते हैं। फिर जैसे ही ये बात निराला को पता चलती है तो वो बलवंत को बुलाता है और कहता है कि ये मामला किसी भी तरीके से संभाल लो। इस पर बलवंत अपने काम पर लग जाता है। इसके बाद बलवंत सीधा अविनाश से मिलता है और उसके पुराने कांड याद दिलाता है जहाँ अविनाश ने पहले कई बार लोगों से घूस ली थी। बलवंत कहता है कि ये सारे सबूत मैं ऊपर पहुंचाने वाला हूँ। ये सुनकर अविनाश उसकी बात मानने को तैयार हो जाता है। फिर जब उजागर ऑफिस आता है तो उसे पता चलता है कि टीका और उसका मैनेजर तो छोड़ दिए गए हैं। ये सुनकर उजागर सीधा अविनाश से बात करने आता है तो अविनाश कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं इस वक्त छुट्टी पर जा रहा हूँ, तुम भी उस बाबा से पंगा मत लो। ये सुनकर उजागर निराश हो जाता है कि यहाँ भी उसे धोखा मिला है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक आदमी को पम्मी की भेजी चिट्ठी मिलती है जो कि निराला का ही आदमी था। वो आकर सबको बताता है कि एक अननोन लड़की की चिट्ठी हर बड़े सरकारी ऑफिस में जा रही है और उसमें निराला बाबा के काले कारनामों का जिक्र है। ये सुनकर निराला भड़क जाता है कि ये चिट्ठी जहाँ कहीं भी जा रही है सबका पता लगाओ, एक भी चिट्ठी अब बड़े अधिकारी के हाथ नहीं लगनी चाहिए। इसके बाद ये लोग पम्मी की भेजी चिट्ठियों को ढूंढने का काम में लग जाते हैं। वही साधु भी उजागर को ये बात बता देता है कि पम्मी हर जगह बाबा के खिलाफ चिट्ठी भेज रही है। फिर उजागर सीधा अपने भाई से बात करता है और उसे पम्मी और अक्की को वहाँ से निकालने का प्लान बताता है, क्योंकि उसे पता था कि चिट्ठी का पता लगाते ही बाबा के आदमी उन्हें ढूंढ ही लेंगे। और फिर वही होता है।
जब बलवंत उनका पता लगाता है तो उसे पकड़ने वहाँ भोपा अपने आदमियों के साथ आ जाता है, लेकिन उससे पहले उजागर का भाई अपने कुछ लोग भेजकर उन्हें वहाँ से सीधा दिल्ली बुला लेता है और यही प्लान था उजागर का, जिससे पम्मी और अक्की बच पाए थे। इसके बाद पम्मी और अक्की को एक पुरानी फैक्ट्री में भेज दिया जाता है ताकि वो किसी की नजर में ना आए। वहीं भोपा पम्मी के ना मिलने पर काफी गुस्से में था। फिर अगले दिन अक्की अपने एक दोस्त को मिलने के लिए बुलाता है और पम्मी की मदद करने के लिए कहता है। इस पर उसका दोस्त उसे सीधा बिंदु नाम के रिपोर्टर के पास ले जाता है, जिसका खुद का न्यूज चैनल था। वो कहता है कि बिंदु मैडम किसी से नहीं डरती और वो बाबा को एक्सपोज कर देंगी। फिर बिंदु पम्मी की कहानी सुनती है और कहती है कि कल सुबह हम इसे टेलीकास्ट करेंगे और बाबा का सच सामने आएगा। ये सुनकर पम्मी बहुत खुश हो जाती है कि चलो हमारे यहाँ आने का कोई फायदा तो हुआ। फिर अगले दिन पम्मी जब बिंदु से मिलती है तो पता चलता है कि बिंदु सिर्फ पम्मी को सब कैमरे पर दिखाने के लिए कह रही थी। इस पर पम्मी मना कर देती है कि मैं सिर्फ कैमरे के आगे बैठकर सच बता सकती हूँ, ये गंदे काम मुझसे नहीं हो पाएंगे। इस पर बिंदु की उससे बहस हो जाती है, क्योंकि बिंदु तो ये सब टीआरपी के लिए कर रही थी और पम्मी और अक्की वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद अक्की कहता है कि पम्मी की बात हम रिकॉर्ड करके मीडिया वालों को देते हैं, शायद इससे कुछ हो जाए। तब पम्मी उसके साथ जो भी हुआ है सब कुछ रिकॉर्ड करती है और अक्की और उसका दोस्त मिलकर हर मीडिया एजेंसी में पम्मी की वीडियो देने लगते हैं, जिसके कारण बाबा निराला का कांड सब मीडिया वालों को पता चल जाता है, पर कोई भी उसे टेलीकास्ट नहीं करता। इधर सोनिया जब निराला को विदेश में आश्रम खोलने का प्रपोजल दिखा रही होती है, तभी उसके पास ब्रॉडकास्ट चैनल के हेड का कॉल आता है कि बाबा निराला के ऊपर इल्जाम लगाया है एक लड़की ने, अगर आप कहो तो हम उसे टेलीकास्ट करवा दें। लेकिन सोनिया उसे रोक देती है और बोलती है कि मैं हमारे सीएम से पूछकर बताऊंगी। इसके बाद सोनिया घर आते ही हुकुम सिंह से उस हेड की बात करवा देती है, जो कहता है कि सारे चैनल्स मेरे ही अंडर है, अगर आपने उन सबका मुंह बंद नहीं करवाया तो ये न्यूज टेलीकास्ट होकर रहेंगी, जिसकी कीमत 1 करोड़ बताता है, ताकि हर न्यूज चैनल पैसा खाकर शांत हो जाए। तब हुकुम सिंह भी मान जाता है और वो फिर भोपा को कॉल करके कहता है कि पम्मी कभी भी टेलीकास्ट हो सकती है, लेकिन मैंने उसे रुकवा दिया है और वो लोग पैसे मांग रहे हैं। तब भोपा इसके लिए मान जाता है। ये देखकर सोनिया हंसने लग जाती है कि ये आदमी भी गेम खेलने का काम नहीं छोड़ेगा। इधर अक्की अपने दोस्त से कहता है कि ये न्यूज चैनल वाले तो कुछ नहीं करेंगे, हम तेरे लोकल चैनल पर ही पम्मी की वीडियो चला देते हैं, जिस पर उसका दोस्त मान जाता है। इसके बाद ये लोग जैसे तैसे करके अक्की के दोस्त के ऑफिस में पहुंचते हैं और वहाँ पम्मी की वीडियो को शेड्यूल पर लगा देते हैं, ताकि सीरियल के बीच में ही पम्मी की वीडियो चल जाए और कुछ लोगों को तो कम से कम सच का पता चल जाए। इसके बाद रात को सीरियल के बीच में ही पम्मी की वीडियो चलने लगती है और सब लोग निराला का सच जानकर हैरान थे। हालांकि फिर भी वीडियो को बीच में ही बंद कर दिया जाता है, लेकिन आधी वीडियो देखकर निराला के ऊपर डिबेट शुरू हो जाती है, यहाँ तक कि लोग हंगामा शुरू कर देते हैं। वहीं पम्मी की वीडियो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज ने भी देख ली थी, इसलिए वो पम्मी की भेजी चिट्ठी को ढूंढकर लाने को कहता है, जो पम्मी ने वीडियो में बताया था। फिर चिट्ठी मिलते ही वो ये केस चालू कर देता है और बाबा निराला को कोर्ट में पेश होने के लिए ऑर्डर देता है। जैसे ही ये बात निराला को पता चलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं कि इतनी जल्दी ये सब कैसे हो गया। इसके बाद निराला हुकुम सिंह को बुलाकर कहता है कि ये डिस्ट्रिक्ट जज का ट्रांसफर होना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर हुकुम चला जाता है। वहीं बाबा के समर्थन में जो लोग थे पम्मी को गाली दे रहे थे, तभी इस केस का फायदा उठाकर सुंदरलाल भी बाबा के खिलाफ भाषण देना शुरू कर देता है कि वो कितना बड़ा ढोंगी है। साथ ही वो अनाउंस करता है कि वो पम्मी का पूरी तरीके से साथ देगा और उसे इंसाफ दिलाकर ही रहेगा। ये सब बातें हुकुम सिंह न्यूज पर देख रहा होता है, क्योंकि वो भी चाहता था कि बाबा को सजा तो मिलनी ही चाहिए। इसके बाद हुकुम सोनिया से कहता है कि मैं कुछ भी नहीं करने वाला, अभी तो मजा आ रहा है। इसके बाद वो जाकर पम्मी को अक्की के साथ सीधा सुंदरलाल के पास बुला लेता है, क्योंकि सुंदरलाल उसका साथ देने को तैयार था। फिर सुंदरलाल मीडिया में अनाउंस करता है कि वो कैसे भी करके पम्मी को इंसाफ दिलाएगा, जिसके लिए उसने बड़े बड़े वकीलों की टीम भी हायर कर ली है। फिर जब ये सब निराला को पता चलता है कि सुंदरलाल क्या करने वाला है, तो वो सीधा सुंदरलाल के पीए को फोन करके उससे बात करता है। सुंदरलाल से कहता है कि आपका जितना भी नुकसान हुआ है वो सब हम दे देंगे और जल्द ही आपको सीएम की कुर्सी भी मिल जाएगी, जिस पर सुंदरलाल मान जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सुंदरलाल का पीए आकर कहता है कि पूरे 550 करोड़ मिल गए हैं, जो सुनकर सुंदरलाल खुश हो जाता है। फिर वो सारे वकीलों की छुट्टी करके पम्मी को ऐसे ही छोड़ देता है। हुकुम सिंह ने बाबा के अगेंस्ट जाकर उससे पंगा ले लिया था, इसलिए निराला के कहने पर सारे एमएलए हुकुम के खिलाफ धरना देने लगते हैं ताकि उसकी सरकार गिर जाए। लेकिन तभी बानो आकर सबको शांत कर देती है। इसके बाद वो हुकुम सिंह को निराला के खिलाफ सबूतों की पूरी फाइल दे देती है, ताकि वो अपनी कुर्सी बचा सके। साथ ही वो बाबा का सबसे बड़ा सच बताना शुरू करती है, जिससे कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है।
असल में बानो के पापा बाबा मानसुख के ड्राइवर थे और उन्होंने अपनी बेटी की शादी मोंटी, जो बाद में बाबा निराला बना, उससे करवा दी थी। मोंटी गरीब था लेकिन उसको अमीर बनना था, इसलिए वो बार बार नौकरियां बदलता रहता था। जब उसने कार मैकेनिक का काम शुरू किया तो वो चुपके से कार के पार्ट्स निकाल कर बेचने लगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात भोपा से होती है, जो पहले से ही क्राइम वर्ल्ड में था। मोंटी की चालाक दिमाग देखकर भोपा उससे इम्प्रेस हो जाता है और दोनों दोस्ती कर लेते हैं। फिर ये दोनों मिलकर चोरी, लूट और इलीगल धंधे शुरू कर देते हैं। लेकिन एक दिन एक परिवार को लूटने के चक्कर में उनके हाथों एक आदमी की मौत हो जाती है, जिसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। जब पुलिस मोंटी को पकड़ने उसके घर पहुंचती है तो एक पुलिस वाला उससे रैंसम मांगता है, पर मोंटी और भोपा मिलकर उस पुलिस वाले का मर्डर कर देते हैं। मोंटी अपनी एफआईआर की फाइल बानो को जलाने के लिए देता है, लेकिन बानो को पहले से ही शक हो गया था कि मोंटी आगे भी कुछ बड़े कांड करेगा, इसलिए उसने फाइल अपने पास ही रख ली थी। अब प्रेजेंट में हुकुम सिंह ये फाइल सोनिया को दिखाता है और कहता है कि अब वो बाबा को जेल भिजवा कर ही रहेगा, लेकिन सोनिया उसे समझाती है कि सीधा टक्कर लेने से कोई फायदा नहीं होगा और वो इसको अपनी तरीके से हैंडल करेगी। फिर सोनिया सीधा भोपा के पास जाकर फाइल दिखाती है और कहती है कि हुकुम को सीएम बने रहने दो, क्योंकि वही बेस्ट ऑप्शन है। भोपा मान जाता है। उधर पम्मी के केस को सुंदरलाल के पीए ने अचानक छोड़ दिया और केस सरकारी वकील को दे दिया गया। अगले दिन कोर्ट में हियरिंग शुरू होती है, जहां बाबा अपनी पावरफुल लॉयर टीम के साथ आता है। दूसरी तरफ पम्मी के लिए उजागर ने एक लॉयर हायर कर लिया था। कोर्ट में पम्मी पूरा सच बता देती है और कोमल का जिक्र भी करती है, लेकिन बाबा के लॉयर उस पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। वो पम्मी को झूठा साबित करने के लिए उसके पुराने इंटरव्यूज का हवाला देते हैं, जिससे जज को भी शक होने लगता है। फिर आश्रम की बाकी औरतों की गवाही के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो सब बाबा की तारीफ ही कर रही होती हैं। इसके बाद बाबा के लॉयर क्लेम करते हैं कि बाबा कभी किसी लड़की के साथ गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने शुद्धिकरण करवा रखा है। जज इस बात पर बाबा का मेडिकल चेकअप कराने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन बाबा से मिला हुआ डॉक्टर फेक रिपोर्ट दिखाकर उसे बेकसूर साबित कर देता है। पम्मी के अगेंस्ट हालात बिगड़ जाते हैं और बाबा का लॉयर उस पर उसके ही भाई और पिता के मर्डर का आरोप लगा देता है। सारे सबूत बाबा के फेवर में होने की वजह से जज को मजबूरन पम्मी को दोषी करार करना पड़ता है और उसे जेल की सजा हो जाती है। आखिर में बाबा निराला फिर से अपने आश्रम में राज करने लगता है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। अब हम देखते हैं हुकुम सिंह और बानो को, जब बाबा निराला के बारे में बात कर रहे होते हैं। बानो कहती है मोंटी कभी भी अपना शुद्धिकरण करवा ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी हवस ही बहुत ज्यादा है। ये सिर्फ एक नया ड्रामा है जो बाबा ने अपनी इमेज बचाने के लिए चलाया है। दूसरी तरफ सुंदरलाल भी पूरा बाबा के सपोर्ट में आ चुका है और मीडिया के सामने उल्टा पम्मी को ही ब्लेम कर रहा है। मीडिया भी हैरान होती है कि ये सुंदरलाल इतनी जल्दी कैसे पलट गया। इधर भोपा डॉक्टर से बात कर रहा होता है, जो निराला की मेडिकल रिपोर्ट फेक बना रहा था। इसके बदले भोपा उसे करोड़ों रुपए दे देता है। फिर निराला भोपा से सोनिया के बारे में पूछता है, तो भोपा उसे एक वीडियो दिखाता है जिसमें सोनिया कह रही होती है कि वो अफ्रीका के एक बड़े बिजनेसमैन के लिए काम कर रही है और वापस आने पर निराला से मिलेगी। ये सुनकर निराला कहता है कि आखिरी बार मिल जाती तो अच्छा लगता। भोपा निराला को समझाता है कि अपनी हवस पर थोड़ा कंट्रोल रख, एक बार तो बच चुका है, लेकिन बार बार कोई नहीं बचाएगा। दूसरी तरफ जेल में पम्मी का बुरा हाल होता है। वहाँ कुछ कैदी उस पर हमला कर देती हैं और चिल्लाती हैं कि तूने हमारे बाबा पर इल्जाम कैसे लगा दिया। तभी जेलर आता है और हमें पता चलता है कि ये सब भोपा का प्लान है, जो पम्मी को सबक सिखाने के लिए कर रहा था। कुछ दिन बाद पम्मी के मोहल्ले का एक लड़का उससे मिलने जेल आता है, लेकिन जेलर उसे मना कर देता है। अक्की भी पम्मी से मिलने आना चाहता था, लेकिन उसको भी वापस भेज दिया जाता है। इसके बाद हम पम्मी की माँ को देखते हैं, जो हॉस्पिटल में आखिरी सांसें ले रही होती है। बबीता उनके पास होती है और तुरंत दिलावर को कॉल करके कहती है कि किसी तरह पम्मी की उसकी माँ से बात करवा दो, वरना माँ बिना उससे मिले ही मर जाएगी। दिलावर अपनी पावर का यूज करता है और पम्मी की कॉल उसकी माँ से कनेक्ट करवा देता है। पम्मी रोने लगती है और अपनी माँ से कहती है कि माँ मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे माफ कर दो। लेकिन उसकी माँ बिना कुछ कहे ही दुनिया छोड़कर चली जाती है। ये सुनकर पम्मी पूरी तरीके से टूट चुकी थी, क्योंकि निराला ने सब कुछ छीन लिया था उसका। बाद में बबीता सीधा निराला के पास जाती है और बताती है कि पम्मी की माँ मर चुकी है, लेकिन उन्होंने पम्मी को माफ नहीं किया, क्योंकि उसने बाबा को जेल भेजने की कोशिश की थी। ये सुनकर निराला भी सोच में पड़ जाता है। निराला सीधा जेल जाता है और वहाँ के कई कैदियों के बीच में सत्संग करता है। फिर वो सीधा पम्मी से मिलने आता है, लेकिन इस बार पम्मी निराला को देखकर कोई रिएक्शन नहीं देती, बल्कि हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है। यहाँ समझ आता है कि पम्मी के दिमाग में कुछ चल रहा था। शायद वो निराला को अपने जाल में फंसाकर बदला लेना चाहती है। फिर पम्मी निराला के पैर पड़ती है और उससे माफी मांग लेती है। वो कहती है मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पर आप मेरे लिए भगवान बन चुके हो, मुझे माफ कर दीजिए। निराला भी खुशी से उसको माफ कर देता है और जेलर से कहता है कि पम्मी को उसकी माँ के अंतिम संस्कार में जाने दिया जाए। निराला पम्मी को गले लगाता है और ये साफ दिखता है कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। फिर पम्मी को उसकी माँ के पास लेकर जाया जाता है, जहाँ उजागर और अक्की भी उससे मिलने आते हैं, लेकिन पम्मी किसी से भी बात नहीं करती। वो सिर्फ इतना कहकर चली जाती है, अक्की को कह देना
देना कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मेरे लिए परेशान मत हो। उसके बाद वो अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके वापस चली जाती है। जब निराला अपने आश्रम में आता है तो वो डीआईजी बलवंत से कहता है कि पम्मी को अब कोई सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसका आश्रम में रहना बहुत जरूरी है। बलवंत तुरंत पम्मी को जेल से छुड़वाने के काम में लग जाता है। जब ये बात भोपा को पता चलती है तो वो निराला पर भड़क उठता है। वो कहता है तेरे वजह से हम अपना आश्रम खो देंगे क्योंकि तू पम्मी के पीछे पागल हो गया है। निराला समझाता है कि पम्मी बदल गई है, लेकिन भोपा धमकी देता है कि अगर वो एक पल के लिए भी उसके करीब आई तो वो उसे मार डालेगा। निराला मजबूरी में मान जाता है। फिर बलवंत डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट करके पम्मी के ऊपर से सारे चार्जेस हटवा देता है और आश्रम के लोग उसे लेने आ जाते हैं। अक्की पम्मी को रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो एक भी नहीं सुनती। उजागर भी हैरान रह जाता है कि पम्मी को अचानक से क्या हो गया। पम्मी नए आश्रम पहुंचती है जहाँ साध्वी उसे बहुत डांटती है और नीचे वाली कोठरी में बंद करवा देती है। ये कोठरी एक तरीके से जेल ही थी। यहाँ साफ हो जाता है कि पम्मी आश्रम में सिर्फ बदला लेने आई है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। बबीता निराला को बताती है कि पम्मी अब आश्रम आ चुकी है लेकिन वो एक कोठरी में है। निराला कहता है कुछ दिन रहने दो, बाद में हम उसे निकाल लेंगे, वो हमारी सबसे खास सेवक बनेगी। फिर पम्मी को आश्रम के काम दिए जाते हैं और भोपा उस पर हर वक्त नजर रखता है। वार्डन भी उसे बार बार परेशान करती है लेकिन पम्मी चुपचाप सब कुछ सह रही होती है। इधर अक्की उजागर से मिलने के बाद उसकी बंदूक चुरा लेता है और निराला को मारने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उजागर उसे अपने घर ले जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि पम्मी पर कोई और मुसीबत आए। दूसरी तरफ पम्मी आश्रम के कामों में पूरी तरीके से मगन हो चुकी होती है। एक दिन जब पम्मी सो रही होती है तो आश्रम के लोग उसे निराला के पास लेकर जाने लगते हैं। तभी अक्की की आंख खुल जाती है। ये सब एक सपना था जो उसने देखा था। असल में उजागर ने उसे बांध रखा होता है क्योंकि अक्की किसी भी हालत में निराला को मारना चाहता था। अक्की बहुत ही जिद करने लगता है लेकिन उजागर उसे बेहोशी की दवाई मिलाकर पिला देता है। फिर एक दिन बबीता पम्मी से मिलने आती है और कहती है तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, ये लोग तुझे सिर्फ परेशान करेंगे। लेकिन पम्मी कहती है अब मैं निराला बाबा की भक्त हूँ, मुझे किसी और से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर हम देखते हैं एक बारात बाबा निराला के आश्रम में आती है क्योंकि दुल्हन माइकल की भतीजी होती है। माइकल उसे बाबा का आशीर्वाद दिलाने के लिए लेकर जाता है। इसी दौरान अक्की बैंड वाले के वेश में आश्रम में घुस जाता है। जब दुल्हा दुल्हन बाबा का आशीर्वाद लेते हैं तो अक्की मौका देखकर पीछे के रास्ते से एक गार्ड को बेहोश कर देता है और उसके कपड़े पहन लेता है। सत्संग खत्म होने के बाद जब निराला अपने कमरे में जा रहा होता है तभी अक्की भी किसी तरह से वहाँ पहुँचने की कोशिश करता है ताकि वो निराला को खत्म कर सके, लेकिन तभी माइकल उसे रोक लेता है और पहचान भी लेता है। दोनों के बीच हाथापाई होती है और माइकल किसी तरीके से अक्की को पकड़ लेता है। तभी निराला वहाँ आता है और गुस्से में अक्की से कहता है कि तूने मेरी पम्मी के दिमाग में जहर भरा था, इसकी कोई माफी नहीं है। ये कहकर वो गुस्से में आकर अक्की को गोली मार देता है जिससे अक्की की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद बबीता पम्मी को बताती है कि अक्की तुझे बचाने आया था लेकिन बाबा ने उसे मार दिया। पम्मी इस पर कोई रिएक्शन नहीं देती, लेकिन जैसे ही बबीता वहाँ से चली जाती है वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर से रोने लगती है। फिर वो उजागर के लिए एक चिट्ठी लिखती है जिसमें वो बताती है कि वो अक्की से प्यार करती थी लेकिन उसे खुद से दूर कर दिया क्योंकि बाबा पहले ही उसके नजदीकियों को मारने लग गया था। लेकिन अक्की फिर भी वहाँ तक आया और वो उसे बचा भी नहीं पाई। उधर उजागर जब अक्की की लाश देखता है तो वो बहुत दुखी होता है कि वो उसे बचा नहीं पाया। जब ये लोग अक्की का अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं तभी उजागर के साथी कृष्णा जो आश्रम में सेवक था पम्मी की चिट्ठी उसे देता है। ये देखकर उजागर इमोशनल हो जाता है और ये लोग अक्की का अंतिम संस्कार कर देते हैं। दूसरी तरफ पम्मी अक्की की मौत के बाद और भी ज्यादा उदास हो जाती है। फिर अगले दिन निराला साध्वी से पूछता है कि पम्मी कैसी है। साध्वी बताती है कि जेल से आने के बाद वो पूरी तरीके से बदल चुकी है और सिर्फ बाबा का ही नाम लेती रहती है। ये सुनकर निराला खुश हो जाता है। अगले दिन बाबा मानसुख की पुण्यतिथि होती है जिसमें पम्मी भी शामिल होना चाहती है। गार्ड जब साध्वी से पूछता है तो वो मान जाती है। पूजा के दौरान पम्मी भी निराला के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन तभी भोपा उसे देख लेता है और गुस्से में आकर उसे घसीट कर वहाँ से ले जाने लगता है। निराला भी इस पर कुछ नहीं कहता। भोपा गुस्से में पम्मी को घसीट कर सीधा कोठरी में डाल देता है, लेकिन यहाँ पम्मी मौका मिलते ही भोपा को सेड्यूस करने लग जाती है। भोपा को ये तो अच्छा लगता है, लेकिन पम्मी कहती है कि मैंने सुना है तेरा शुद्धिकरण हो चुका है तो तू कहाँ से मजा ले पाएगा। ये सुनकर भोपा गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर चली जाती है। पम्मी अब पूरी तरीके से भोपा को अपने जाल में फंसा चुकी थी। बबीता उसे समझाती है कि ये लोग बहुत डेंजरस है, लेकिन पम्मी अब पीछे हटने के मूड में नहीं थी। वो क्लियरली बोल देती है कि अब इस आश्रम को जलने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगते हैं जहाँ पम्मी आश्रम के काम करते करते भोपा को लाइन दिए जा रही थी। पहले तो भोपा को ये सब अजीब लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी पम्मी के जाल में फंस जाता है। इस वजह से कुछ ही दिनों में भोपा उसे जेल से बाहर काम करने की परमिशन भी दे देता है। ये देखकर साध्वी भी शॉक्ड हो जाती है कि भोपा का गुस्सा कैसे शांत हो गया। पम्मी अपने ट्रिक काम करते देख और भी कॉन्फिडेंट हो जाती है। फिर एक दिन वो सीधा भोपा को इशारे से अपने पीछे बुलाती है। दोनों एक
एक रूम में जाते हैं और वहाँ पम्मी भोपा को सेड्यूस कर लेती है। भोपा पहले मना करने की कोशिश करता है लेकिन फिर भी वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो क्लियरली बोलता है मेरा कोई शुद्धिकरण नहीं हुआ और फिर वो भी पम्मी के साथ एंजॉय करने लगता है। उसके बाद पम्मी भोपा को और ज़्यादा मैनिपुलेट करने लगती है। वो उसे बटरिंग करते हुए बोलती है आप तो निराला बाबा से भी बड़े मर्द हो। ये सुनकर भोपा और ज़्यादा खुश हो जाता है, मतलब पम्मी की प्लानिंग सही डायरेक्शन में जा रही थी। फिर हम देखते हैं कि निराला देख रहा होता है कि पम्मी अब उसकी सेवा में हाजिर है। ये देखकर वो खुश हो जाता है और भोपा बोलता है कि लड़की बदल गई है, अब आपकी सेवा कर सकती है। निराला पम्मी से कहता है मैं सत्संग के लिए जा रहा हूँ, तू भी चल मेरे साथ। लेकिन पम्मी भोपा को देखते हुए मना कर देती है। मुझे आश्रम की सफाई करनी है, आप ही अकेले चले जाइए। जैसे ही निराला चला जाता है पम्मी फिर से भोपा को इशारे से बुला लेती है। भोपा बिना सोचे समझे वहाँ पहुँच जाता है। वो ये तक भूल जाता है कि उसे अपना काम भी करना है। फिर दोनों एक गोडाउन में जाकर इंटीमेट हो जाते हैं। इस वक्त पम्मी भोपा से रोमांटिक बातें भी करने लगती है और बोलती है आपके साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगने लगा है। भोपा और ज़्यादा खुश हो जाता है। इसी मोमेंट में भोपा उसे एक फ़ोन भी दे देता है और बोलता है कि जब भी मेरी याद आए मुझे कॉल कर लेना, अब मेरा भी तेरे बिना मन नहीं लगता। दूसरी तरफ बबीता और कविता ये सब देख रहे होते हैं। दोनों बात कर रही होती है। पम्मी आजकल कुछ नया ही गेम खेल रही है, बस इसका सच सबके सामने ना आ जाए वरना हम भी फंस जाएंगे। मतलब इस सब में बबीता और कविता भी शामिल है। तभी सनोमर अपने रूम में जा रही होती है और अचानक से उसे सीजर्स आने लगते हैं। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहाँ डॉक्टर कृष्णा से कहते हैं इसका चेकअप एक स्पेशल मशीन से ही हो सकता है, देखो ये मशीन कौन से हॉस्पिटल में अवेलेबल है, हमें सनोवर को वहीं पर लेकर जाना पड़ेगा। कृष्णा तुरंत मशीन का पता लगाने लगता है लेकिन तभी डॉक्टर के पास ईश्वरनाथ का कॉल आता है। उसे पता चल गया था कि उसकी बेटी बीमार है। वो डॉक्टर से रिक्वेस्ट करता है कि सनोवर को दीनानाथ हॉस्पिटल भेज दीजिए, मैं वहाँ पर इसका इलाज करवा लूंगा। तब हमें पता चलता है कि डॉक्टर जहाँ पहले अपना क्लिनिक चलाता था वहाँ एक बड़ा कांड हो गया था। तब ईश्वरनाथ ने उसकी मदद करी थी और उसे आश्रम में नौकरी दिलवाई थी। इस वजह से डॉक्टर हमेशा ईश्वरनाथ की बात मानता था। इस बार भी उसने यही किया और सनोबर को दीनानाथ हॉस्पिटल में शिफ्ट करवा दिया। वहीं कृष्णा ये न्यूज़ उजागर को बता देता है कि ईश्वरनाथ की बेटी को उस हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। ये सुनकर उजागर सोचता है कि ईश्वरनाथ जरूर अपनी बेटी से मिलने आएगा, इसलिए वो भी वहाँ पर पहुँच जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पम्मी और भोपा एक बार फिर इंटीमेट हो रहे होते हैं। अब भोपा अक्सर ही पम्मी को अपना शिकार बनाने लगता है। दूसरी तरफ सनोबर का दीनानाथ हॉस्पिटल में इलाज शुरू हो जाता है और ईश्वरनाथ भी वहाँ पूरी तरीके से उसका ध्यान रख रहा होता है। तभी उजागर वहाँ पर आ जाता है और ईश्वरनाथ से मिलने की कोशिश करता है लेकिन ईश्वरनाथ उससे बिल्कुल भी बात नहीं करता। उधर सीएम ऑफिस में हुकुम सिंह एक बड़ा इवेंट प्लान करने का सोचता है लेकिन सब लोग कहते हैं कि अगर बाबा नहीं आएंगे तो इवेंट का कोई फायदा ही नहीं होगा क्योंकि भीड़ सिर्फ बाबा की वजह से आएगी। इसलिए वो लोग हुकुम सिंह से कहते हैं कि किसी भी तरह बाबा को मनाइए। हुकुम सिंह सीधा आश्रम पहुंचता है और निराला बाबा से माफी मांगता है और बोलता है मैंने जितनी भी गलतियां की हैं मुझे माफ कर दीजिए, मेरा इवेंट सफल तभी होगा जब आप आएंगे। निराला बाबा उसे माफ तो कर देता है लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उस दिन एक और इवेंट था जिसमें बाबा का जाना जरूरी था। इस वजह से वो सोचने लगते हैं कि क्या करें। तभी बबीता सजेस्ट करती है कि आप सीएम के साथ रहिए, वहाँ भोपा चले जाएंगे, ये आपके लिए ज्यादा फायदे का डील होगा। निराला इस बात से एग्री हो जाता है और भोपा को ऑर्डर देता है कि वो दूसरे इवेंट को हैंडल करे। अगले दिन भोपा दूसरे इवेंट में चला जाता है और निराला सीएम के इवेंट में शामिल हो जाता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये आता है, पम्मी भोपा को कॉल करके कहती है आपके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, जितना जल्दी हो सके वापस आइए। ये सुनकर भोपा भी उससे प्यार भरी बातें करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक तरफ बाबा का इवेंट सीएम के साथ चल रहा होता है और दूसरी तरफ भोपा निराला की जगह दूसरे इवेंट को संभाल रहा होता है। लेकिन उस वक्त भी पम्मी बार बार भोपा को मैसेज भेज रही होती है। ये देखकर भोपा खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और इवेंट जल्दी खत्म करके सीधा आश्रम वापस आ जाता है। तब पम्मी भोपा को अपने पीछे पीछे निराला के कमरे में ले जाती है और यहीं उसके साथ रोमांस करने लगती है। पहले तो भोपा मना करता है लेकिन पम्मी उसे चिढ़ाने लगती है, लगता है तुम निराला से बहुत डरते हो। ये सुनकर भोपा भी उसके साथ इंटीमेट होने लगता है लेकिन तभी वहाँ की लाइट्स जल जाती हैं और बबीता और निराला अंदर आ जाते हैं। ये देखकर भोपा के होश उड़ जाते हैं। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही निराला अपने आदमियों से उसे पकड़वा लेता है। डॉक्टर आकर सीधा उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देते हैं। असल में ये सब पम्मी और बबीता का प्लान था। उन्होंने निराला को ये दिखाया कि जैसे भोपा जबरदस्ती पम्मी के साथ दुष्कर्म कर रहा है। निराला तो पहले से ही पम्मी को पसंद करता था तो ये देखकर वो और भी भड़क गया था। अब हम अगले सीन में देखते हैं भोपा को अच्छी तरीके से नहलाया जा रहा था और उसके शुद्धिकरण के लिए उसको ले जाया जा रहा था। इंजेक्शन के नशे के कारण भोपा कुछ कर भी नहीं पाता। निराला भोपा का शुद्धिकरण करवा देता है, यानी उसका प्राइवेट पार्ट हटा दिया जाता है। इसके बाद बबीता निराला से मिलने आती है और कहती है पम्मी आज आपकी वजह से भोपा से आजाद हो गई है।
इसलिए आज वो सुकून से सो रही है। निराला कहता है मौका मिला तो मैं उससे जरूर मिलूंगा। अगले दिन निराला सीधा भोपा के पास जाता है और कहता है तेरा मन भटक रहा था, इसलिए हमने तेरा शुद्धिकरण करवा दिया। अब तू पूरी तरीके से मेरी भक्ति कर सकता है। साथ ही निराला ये भी अनाउंस करता है कि आज से भोपा का सारा काम बबीता संभालेगी। ये सुनकर सबको झटका लगता है क्योंकि अब बबीता ने भोपा की जगह ले ली थी। भोपा कुछ नहीं बोल पाता, लेकिन जैसे ही थोड़ा ठीक होता है उसके अंदर निराला के लिए गुस्सा भर जाता है। सनोबर अभी तक ठीक नहीं हुई थी, जो देखकर ईश्वरनाथ टेंशन में आ जाता है। उसके बाद उजागर ईश्वरनाथ के पास आता है और कहता है मैं एक बार निराला का असली सच जानना चाहता हूँ, क्योंकि इसने बहुत लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी है और लड़कियों के साथ ना जाने क्या क्या करता है। तब ईश्वरनाथ उजागर के बहुत कहने पर उसे सब बताना शुरू करता है और कहानी पास में चली जाती है। असल में बाबा मानसुख एक बड़े और सच्चे संत थे जिनके हजारों भक्त थे। उनका ड्राइवर का दामाद था मोंटी, जो कीरतपुर से सीधा बाबा के आश्रम आया था और सेवक के रूप में काम शुरू कर दिया। पहले सबको लगा कि मोंटी ईमानदार है, लेकिन धीरे धीरे उसने बाबा मानसुख का पूरा विश्वास जीत लिया। सिर्फ ईश्वरनाथ को मोंटी की हरकतों पर शुरू से शक था। कुछ समय बाद मोंटी ने देखा कि लोग बाबा मानसुख के पास चंदा देने आते हैं और सिर्फ इतना चाहते हैं कि बाबा उनके एरिया में सत्संग करे। पर बाबा मानसुख पैसों की भूखे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन पैसा देखकर मोंटी से रहा नहीं गया और उसने चुपके से लोगों से डील करनी शुरू कर दी। पैसा मोंटी रख लिया करता और किसी न किसी बहाने से बाबा मानसुख को सत्संग के लिए भेज दिया करता। इस तरह मोंटी मजे में जी रहा था। इसी दौरान एक दिन हुकुम सिंह के पिता अपने बेटे को एमएलए बनाने के लिए बाबा मानसुख के पास आए। उनका कहना था कि अगर बाबा अपने भक्तों से कह दें तो वो उनके बेटे को ही वोट दे देंगे। इसके बदले में वो बाबा को करोड़ों रुपए देना चाहते थे। पर बाबा मानसुख ने सीधा मना कर दिया, ना हम पैसा लेंगे और ना किसी को वोट देने के लिए बोलेंगे। ये सुनकर हुकुम सिंह और उसके पापा वापस चले गए। मोंटी ये सब दूर से देख रहा था। अगले दिन मोंटी सीधा हुकुम सिंह के पास गया और कहा बाबा मानसुख और उसके सेवक मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। अगर मैं कहूंगा तो बाबा मेरी बात जरूर मानेंगे। ऐसे ही मोंटी ने इन लोगों से पैसे ले लिए और हुकुम सिंह की जीत के लिए अपना प्लान शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने अपने पुराने दोस्त भोपा को बुला लिया, जो कहीं छुपा हुआ था। फिर ये लोग सीधा शबनम होटल गए, जहाँ इनकी दोस्ती मोहिनी से हुई, जो वहाँ काम किया करती। शबनम होटल का मालिक बाबा मानसुख का बड़ा भक्त था, इसलिए मोंटी ने भोपा को वहाँ जॉब लगवा दी। अब मोंटी ने अपना असली गेम खेलना शुरू किया। सबसे पहले मोंटी ने उन लोगों को टारगेट करना शुरू किया जो बाबा के खास हुआ करते। उसने इन लोगों को धीरे धीरे लालच देना शुरू किया और ईश्वरनाथ को छोड़ के सभी को शबनम होटल लेकर जाया करता, जहाँ वो लड़कियों के साथ अय्याशी करते। धीरे धीरे मोंटी ने इन सबको करप्ट बना दिया। कुछ टाइम बाद बाबा मानसुख बीमार पड़ने लगे। एक रात मोंटी ने मोहिनी को बाबा की सेवा के लिए भेज दिया और भोपा को भी वहाँ सेवक बना दिया। फिर एक रात जब बाबा मानसुख सो रहे थे तो मोंटी और उनके लोगों ने सबसे पहले तो बाबा को बेहोश कर दिया और फिर मोहिनी ने अपने कपड़े उतार कर बाबा के पास लेटे हुए फोटोज क्लिक कर ली। अगले दिन बाबा जब सत्संग कर रहे थे तब ईश्वरनाथ के पास एक एनवलप आता है। उसमें बाबा और मोहिनी की गंदी फोटोज थी। जब ईश्वरनाथ ने ये सब बाबा को दिखाया तो बाबा अपने ऊपर भरोसा ही नहीं कर पाए। उन्हें लगा कि उन्होंने बीमारी की हालत में कोई पाप कर दिया है। शर्म के मारे बाबा मानसुख ने अपनी जान दे दी। अब बाबा की गद्दी खाली नहीं रह सकती थी, इसलिए नए बाबा का चयन किया गया। लेकिन मोंटी ने पहले ही सब प्रमुख दरों को खरीद लिया था, इसलिए सबने उसे ही बाबा बना दिया। ईश्वरनाथ को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जब वो अपनी बेटी को लेकर आश्रम से दूर भागना चाह रहे थे तब भोपा ने उसकी बेटी को जाने नहीं दिया। अपनी जान बचाने के लिए ईश्वरनाथ वहाँ से भाग गया, क्योंकि भोपा उसे किसी भी वक्त मार सकता था। अब प्रेजेंट में ईश्वरनाथ बताता है कि आश्रम की सारी जमीन मेरे नाम पर है, क्योंकि मानसुख बाबा मुझ पर बहुत भरोसा करते थे। पर मोंटी के गुंडों से बचने के लिए मुझे मरने का नाटक करना पड़ा। तब उजागर पूछता है कि इन लोगों ने मोहिनी को क्यों मारा, जिसका कंकाल अब जाकर जंगल में मिला है। इस पर ईश्वरनाथ बताता है कि मोहिनी निराला को ब्लैकमेल करने लगी होगी और उससे पैसे भी ज्यादा चाहिए होंगे, इसलिए दोनों ने मिलकर उसे रास्ते से हटा दिया। ये सब सुनकर उजागर ईश्वरनाथ को अपने साथ मिला लेता है कि हमें कैसे भी करके बाबा निराला का अंत करना होगा। तब ईश्वरनाथ बताता है कि एक और इंसान है जो बदले की आग में तड़प रहा है और वो हमारे काम आ सकता है। फिर हम भोपा को देखते हैं, जिसे बार बार पम्मी के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे और वो ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। उसके मन में कहीं ना कहीं निराला के लिए गुस्सा भरा पड़ा था, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। इधर आज पम्मी तैयार होकर निराला बाबा के पास जाती है, जिसे निराला ने ही बुलाया था। फिर पम्मी के पास आते ही बाबा उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जब निराला सो जाता है तो हमें पता चलता है कि पम्मी के पास जो फोन था उसमें निराला की पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी थी, वो भी सबूत के तौर पर। इसके बाद हम देखते हैं कि बबीता और कविता वो वीडियो देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये वीडियो बाबा के अंत का कारण बनेगी। पर सवाल ये
है कि पम्मी यहाँ से बाहर कैसे निकलेगी ताकि वो पुराना केस चालू करवा सके। तभी लोग भोपा को अपनी साइड करने की सोचते हैं, लेकिन कैसे। इसके बाद रात को एकदम से आश्रम पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जो देखकर भोपा अकेले ही उनसे भिड़ जाता है कि वो आश्रम और बाबा निराला पर आंच नहीं आने देगा। तभी वहाँ निराला आता है और कहता है कि ये सब तो सिर्फ तेरी परीक्षा थी, मैं देखना चाहता था कि क्या तू अब भी मेरा वफादार है या नहीं, और तू उसमें पास हो गया। फिर अगले दिन बबीता सीधा कहीं फोन करती है पम्मी को बाहर निकालने के लिए। इसके बाद हम आश्रम में दिलावर और उसके सारे साथियों को देखते हैं जो बाबा के आश्रम में चंदा चढ़ाने आए थे। फिर जैसे ये लोग जाने लगते हैं तभी उनके बीच में पम्मी भी छुपकर चली जाती है। असल में बबीता ने इन सबको यहाँ बुलाया था पम्मी को बाहर निकालने के लिए। पर जैसे ही पम्मी वहाँ से निकलने वाली थी उतने में उसके पास भोपा आ जाता है और वो उसकी गाड़ी लेकर कहीं जाने लगता है। पम्मी ये देखकर हैरान होती है कि मुझे आश्रम वापस कैसे नहीं ले जा रहा। फिर रास्ते में भोपा पम्मी से कहता है कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, बाबा से बदला लेने के लिए मुझे अपने प्यार में ही फंसा लिया, और देख उस मोंटी ने मेरा क्या हाल कर दिया। तब पम्मी भी कहती है कि आप अच्छे इंसान हो, लेकिन गलत काम करते करते आपकी बुद्धि भी भ्रमित हो गई है, और वो निराला बाबा किसी का भी सगा नहीं है। तभी भोपा सीधा पम्मी के बताए रास्ते पर जाकर उजागर तक पहुंच जाता है, जहां ईश्वरनाथ भी उसका इंतजार कर रहा था। और जिस इंसान की ईश्वरनाथ बात कर रहा था कि जो बदले की आग में तड़प रहा होगा, वो भोपा ही था जिसका बाबा ने शुद्धिकरण करवा दिया था। तब भोपा कहता है कि उस मोंटी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भोपा को ये भी डर था कि अगर मोंटी फंसेगा तो वो भी जेल जाएगा। तब पम्मी उसे मोटिवेट करती है कि इतने सारे गलत काम तो कर चुके हो, एक अच्छा काम करोगे तो जीवन सफल हो जाएगा, जिस पर भोपा मान जाता है। इसके बाद पम्मी अपने वकील के साथ कोर्ट पहुंचकर वो वीडियो जज को दिखाती है। इसी बेसिस पर जज ये केस ओपन कर देता है और बाबा को कोर्ट में आने का ऑर्डर देता है। फिर जब ये बात निराला को पता चलती है कि उस पर फिर से केस चालू हो गया है, तो वो सब पर भड़कने लगता है कि ये पम्मी बाहर कैसे चली गई, और उसने जब वो वीडियो दिखा दी है तो अब मैं ये कैसे प्रूव करूंगा कि मैं इंटीमेट नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो साफ साफ मैं ही हूँ। जो सुनकर वकील के पास भी कोई जवाब नहीं था। तब भोपा कहता है कि तू कोर्ट जा, मैं डॉक्टर से बात कर लूंगा, वो फिर से वही डॉक्यूमेंट्स बना देगा कि तेरा शुद्धिकरण हो रखा है, डरने वाली कोई बात नहीं है। जो सुनकर निराला भोपा पर विश्वास करके चला जाता है। अब इसके बाद कोर्ट में निराला को जज सीधा जांच के लिए भेज देता है, पर वहाँ जाकर पता चलता है कि इस बार तो डॉक्टर ही बदल गया है जो बाबा की जाँच करेगा। तब निराला इस पर मना कर देता है कि सिर्फ मैं अपने डॉक्टर से ही जाँच करवाऊंगा, जिस पर वो डॉक्टर जज तक ये बात पहुँचा देता है कि बाबा जांच कराने से मना कर रहे हैं। इसलिए जज सीधा पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि बाबा को कस्टडी में ले लिया जाए, क्योंकि बाबा कोऑपरेट नहीं कर रहा। वहीं वकील वहां जज को निराला के खिलाफ सारे सबूत दिखाने लगती है कि निराला ने कितनी लड़कियों के साथ गलत काम किया है। वहीं वो निराला के ड्रग्स बिजनेस के बारे में भी जज को बताती है, जो कि उजागर ने ही सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए थे। ये सब वहाँ खड़ा खड़ा भोपा देख रहा था, क्योंकि उसमें भोपा का कहीं भी नाम नहीं था। फिर ये सब देखकर जज बाबा को ट्रायल के लिए भेज देते हैं और अपना फैसला मंडे को सुनाने का ऐलान करते हैं। जब निराला को जेल लेकर जाया जाता है तो उसके भक्त पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं और गाड़ी आगे तक नहीं ले जाने देते। इस पर पुलिस वाला सीएम से पूछते हैं, सर हम क्या करें, तो हुकुम सिंह सारी फोर्स को वहां पहुंचने का ऑर्डर दे देता है ताकि निराला को सजा हो पाए। साथ ही एक पुलिस वाला बाबा को समझाता है कि फोर्स तो आ रही है, अगर इस हंगामे में लोग मरे तो उसकी जिम्मेदारी भी आपको ही होगी, इसलिए इन लोगों को शांत रहने के लिए कहिए। तब निराला बाहर आकर इन लोगों को शांत करवाता है और फिर पुलिस वाले उसे सीधा जेल पहुंचा देते हैं। इसके बाद रात के समय भोपा निराला से मिलने आता है और निराला समझ चुका था कि भोपा की वजह से ही मैं आज फंसा हूँ, क्योंकि जब तक भोपा था उसने निराला पर एक आंच भी नहीं आने दी। पर जब निराला ने भोपा के साथ ऐसा किया तो भोपा ने भी बदला ले लिया। इसके बाद भोपा निराला को खूब सुनाता है और कहता है, अब तू जेल में मजे कर, तेरा टाइम आ गया है। लेकिन निराला कहता है, मैं बाहर तो जरूर निकलूंगा और उस टाइम तेरा आखिरी दिन होगा। ये सुनकर भोपा चुपचाप चला जाता है। अब हमें मंडे का सीन दिखाते हैं, जहाँ जज सारे सबूतों को देखकर बाबा निराला को आजीवन कारावास और 30 लाख के जुर्माने की सजा देता है। ये 30 लाख पम्मी को दिए जाएंगे उसकी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। निराला की सजा की खबर सुनकर पम्मी खुश हो जाती है। इसके बाद निराला को जेल हो जाती है। वहीं अब निराला की जगह भोपा को गद्दी पर बैठा दिया जाता है, जिसके साथ अब पम्मी, बबीता और आश्रम के सारे लोग हो गए थे। और शायद अब ये लोग मिलकर आश्रम की गंदगी को साफ कर देंगे, क्योंकि भोपा भी अब बदल चुका था। और वहीं हम लास्ट में निराला को देखते हैं, जो आज भी बदले की आग में जल रहा था। और यहीं पर हमारी वीडियो खत्म हो जाती है। तो आपको सीजन 3 कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करके जरूर जाना। इसके पहले 2 पार्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो उसे भी जरूर देख कर जाइएगा। बाय बाय।